हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। डियर फ्रेंड्स, बहुत बार क्या होता है साहब कि आप अपना टैक्स का पेपर देते हैं, आपको उम्मीद होती है कि आपको 70, 72, 75 मार्क्स आएंगे, बट जब आप अपना रिजल्ट देखते हैं तो साहब वहां पे आपको जो मार्क्स आते हैं वो 42, 45, 48 वगैरह आते हैं। और बहुत बार क्या होता है साहब कि अगर हमें लेट्स से कि अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें मार्क्स आएंगे 60 समथिंग, और वो मार्क्स जो है वो घट के रह जाते हैं 38 के आसपास। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप जो है अपनी मतलब कॉपी इंस्टीट्यूट से मंगवाते हैं, और ऐसी बहुत सारी कॉपीज का एनालिसिस करने के बाद बोथ सीए इंटर एज वेल एज सीए फाइनल लेवल, मैंने क्या देखा कि बच्चे साहब बहुत ऐसी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं अपने एग्जाम्स में, अपने आंसर्स में, जो कि जब बच्चे खुद जब अपनी सर्टिफाइड कॉपी जब वो इंस्टीट्यूट से मंगवाते हैं, जब उस मतलब कॉपी को जब वो खुद से वो मतलब वो करते होंगे, देखते होंगे, तो उनको लगता होगा साहब की ऐसी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ, हाउ आई कैन डू सच काइंड ऑफ मिस्टेक। बट उस समय तक साहब सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है, रिजल्ट आ चुका होता है। बच्चा बेचारा जो 70s को क्रॉस कर सकता था वो 40s में रह गया, 50s में रह गया, समथिंग 48, 45। और बहुत बार तो क्या होता है साहब कि हम 38, 39 में रह जाते हैं। तो ऐसे एग्जाम में क्या वो 5 सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स हैं जो कि एक सीए के स्टूडेंट से, चाहे वो इंटर चाहे वो फाइनल हो, एक्सपेक्टेड नहीं होता, बट बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं। और डियर, बहुत सारी सर्टिफाइड कॉपीज का एनालिसिस करने के बाद मैंने वो 5 सिली मिस्टेक्स का कंपाइलेशन प्रिपेयर किया है। आगे बढ़ने से पहले साहब जरूर से वीडियो को मतलब लाइक करें, चैनल को मतलब वीडियो को लाइक करें, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। इससे आपको मतलब टैक्स से जुड़े हुए सीए इंटर सीए फाइनल में जो भी आपका टैक्स है, सीए इंटर में इनकम टैक्स प्लस जीएसटी, और सीए फाइनल में आपका डायरेक्ट टैक्स, आपको इस वाले चैनल पे सारे अपडेट्स, रिवीजन, अमेंडमेंट्स वगैरह मिलते रहेंगे। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप, आप टेलीग्राम ग्रुप, अगर आप इंटर के हैं तो इंटर का ग्रुप अलग है, फाइनल के तो फाइनल का ग्रुप अलग है, वो भी जरूर से ज्वाइन करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो फिर साहब वो 5 कौन सी सिली मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से हमारे एग्जाम्स में हमें वो मार्क्स नहीं आते जो हम एक्सपेक्ट करते थे। सबसे पहला और जो सबसे बड़ा मैं ये कह सकता हूं, जो बहुत ज्यादा रिपीटेटिवली जो मुझे आंसर शीट में जो देखने को मिलता है, वो रहता है साहब नॉट कंसिडरिंग रीसेंट अमेंडमेंट्स मेड which made changes in the TDS rates, वैल्यूएशन रूल्स, या फिर मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द टोटल इनकम। फ्रेंड्स, आपको पता है टैक्स अमेंडमेंट्स आएंगे। बहुत बार क्या होता है साहब कि जो रीसेंट अमेंडमेंट्स होते हैं, और जो मतलब ऐसे अमेंडमेंट्स जिसने टीडीएस रेट को बदल दिया, वैल्यूएशन रूल्स को बदल दिया, या फिर टोटल इनकम या टैक्स के कैलकुलेशन का तरीका बदल दिया, वो अमेंडमेंट्स हम एग्जाम में भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमें नहीं पता रहता या हम उन अमेंडमेंट्स को नहीं समझते, ऐसी बात नहीं है, बट एग्जाम में जाके हम उसे भूल जाते हैं, हम उसे उस टाइम पे अप्लाई नहीं कर पाते। और आपको पता है साहब, जो भी अमेंडमेंट्स जो कि टैक्स रेट, वैल्यूएशन रूल्स या आपके इनकम की कैलकुलेशन के तरीके को चेंज करता है, वो एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में आता ही आता है। और बहुत बार हम साहब उन अमेंडमेंट्स को वहां पे जाके सही तरीके से डील नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो इसको आप कैसे डील कर सकते हैं साहब? तो इसको डील करने का सिर्फ एक छोटा सा तरीका है, जो भी अमेंडमेंट्स है उसके बारे में आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि साहब क्या अमेंडमेंट है और वो कब से अप्लाई करेगा, मींस व्हाट हैज चेंज्ड एंड फ्रॉम विच डेट इट गॉट चेंज्ड। और इस बार जो एग्जाम्स हैं आपके सीए फाइनल या सीए इंटर के, आपको पता है डियर, इस बार तो टीडीएस के ज्यादातर रेट्स बदल गए। 1 अक्टूबर 2024 के पहले अगर आप मतलब टीडीएस कर रहे हैं तो रेट बहुत सारे केसेस में कुछ और है, और अगर आप 1 अक्टूबर 2024 या इसके बाद अगर आप टीडीएस वगैरह कर रहे हैं तो साहब रेट उसमें कुछ और है। तो इस वाले तो ये जो अटेम्प्ट्स हैं आपके मई नवंबर 24, और सी एंटर के लिए मई सितंबर और जैन 26, ये अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं, क्योंकि डियर इनमें इनसे जुड़े हुए बहुत सारे चेंजेस आए हैं। इसी तरीके से साहब आपको पता है कि अगर आपका डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट वो 23 जुलाई 2024 या ऑनवर्ड्स है, तो फिर आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग का कैलकुलेशन भी चेंज हो जाता है और टैक्स रेट भी चेंज हो जाता है। तो ये जो पहला जो पॉइंट है डियर, ये पॉइंट आगे के एग्जाम्स के लिए, जो इस बार जो एग्जाम्स हैं उसमें बहुत ज्यादा क्रूशियल है। आगे बढ़ते हैं, अनेबल टू अप्लाई या इनकरेक्टली अप्लाई रिजीम वाइज प्रोविजंस, डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशन। अब साहब हम क्या कर सकते हैं, बताएं, हमारी भी मजबूरी है, बीइंग अ ह्यूमन वी हैव सर्टेन लिमिटेशंस। और आपको पता है आज के समय ज्यादातर एसएससीज के लिए डियर 2 रिजीम्स हैं। बहुत बार एग्जाम में हम जो पूरी कैलकुलेशन कर जाते हैं, इवन कुछ आंसर्स तो मैंने ऐसे भी देखे कुछ बच्चों के, जहां पे डिफॉल्ट रिजीम से कैलकुलेशन करनी थी, बच्चे ने ऑप्शनल रिजीम से कर दी, या जहां पे ऑप्शनल रिजीम था बच्चे ने डिफॉल्ट रिजीम वाले प्रोविजंस लगा दी। तो साहब ये मुझे बताएं, अब जब बच्चे के पास जब आंसर शीट आएगी, जो क्वेश्चन लेट से 14 मार्क्स का था, और ये उसने बहुत अपने हिसाब से बिल्कुल सही किया था, जब उसमें उसको 3 या 4 नंबर उसे जब दिखाई पड़ेंगे, उसके दिल में क्या गुजरेगी।
तो साहब इसको डील कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन, बी वेरी क्लियर अबाउट द रिजीम वेयर इन विच द सक्सेस। तो साहब आंसर में आने से पहले और फटाफट आंसर लिखने से पहले सबसे पहले ये देख लें, क्लियरली इस बात को समझ लें कि एसएससी किस रिजीम में है, डिफॉल्ट रिजीम में है या ऑप्शनल रिजीम में है, या एसएससी ने कोई ऑल्टरनेट रिजीम तो ऑप्ट नहीं किया हुआ। और एक बार जब आपको रिजीम का, जब आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी हो जाए, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रोसीड करें। और डियर बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन आपको कहता है ऑप्टिमाइज द टैक्स लायबिलिटी। तो ऐसे केस में आपको दोनों रिजीम में, डिफॉल्ट रिजीम प्लस ऑप्शनल रिजीम या फिर एटीआर एज द केस में भी आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। और जब भी आप अलग अलग रिजीम्स में कैलकुलेशन करें, उस रिजीम के स्पेसिफिक डिडक्शंस और एग्जम्पशंस को प्रोवाइड करें, क्योंकि इंस्टीट्यूट जानबूझ के ऐसे पॉइंट्स एग्जाम में आपको देगा जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि साहब ये जो है, ये आपका ये जो है ये ऑप्शनल रिजीम में अलाउड है या फिर ये मतलब डिफॉल्ट रिजीम में अलाउड है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता होगा, बट एग्जाम में साहब आपको पता है इतना कुछ हमारे दिमाग में ऑलरेडी चल रहा होता है, तो वहां पे मिस्टेक्स हो सकती हैं। सो बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अच्छा, तीसरा, अगेन ये ज्यादातर बच्चों की कॉपीज में देखा मैंने, अनेबल टू डिकोड द क्वेश्चन इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ वेरियस इंटर रिलेटेड सेक्शंस। तो साहब आपको पता है एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट नहीं आता, ऐसा नहीं कि 2+2=4 ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। इंस्टीट्यूट पर्टिकुलरली फॉर टैक्स, इंस्टीट्यूट क्या करता है, वो इंटर रिलेटेड प्रोविजंस आपको देता है। जैसे इसके मैं चंद एग्जांपल दूं तो साहब आपको पता है टीडीएस एंड टीसीएस अंडर सेक्शन 194Q, 194O, 206C, 1F, 206C, 1H। अब ये चारों प्रोविजन मिला के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट बनाता है, आपको आरटीपी में भी देखने को मिलेगा और एग्जाम्स में भी देखने को मिलेगा। इसी तरीके से सेक्शन 43CA, सेक्शन 50C, 56 टू 10 और उससे जुड़े हुए टीडीएस प्रोविजन। इसी तरीके से सेक्शन 47, 47A और सेक्शन 45(2) के कंबाइंड एप्लीकेशन से बनने वाले क्वेश्चंस। सो दीज आर द वेरी ग्रेट क्वेश्चंस, मतलब ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से ऐसे ही बनाता है। और एग्जाम में डियर हम इसको प्रॉपर तरीके से डिकोड नहीं कर पाते, हमें ये नहीं पता रहता कि हमें पहले किस प्रोविजन को लगाना है, पहले हमें किस तरीके से डील करना है। ऐसा नहीं, अगेन आपको ऐसा नहीं कि आपको नहीं आ रहा होता, एग्जाम में डियर आपको पता है टेंस एनवायरनमेंट होता है, तो वहां पे हम इसके मतलब क्वेश्चन को डिकोड करने का जो सीक्वेंस होता है वो हमसे स्किप हो जाता है। तो ऐसे, तो इसको आप कैसे डील कर सकते हैं? अच्छा देखेंगे डियर, इनकम टैक्स एक्ट में जो आपका जो सिलेबस है उसमें बहुत कम ऐसे प्रोविजन है डियर जो इतना ज्यादा इंटर रिलेटेड प्रोविजन जिसमें कंटेंट होता है। तो जब भी आप अपना रिवीजन करें, ऐसे प्रोविजंस पे खास ध्यान दें और उससे ज्यादा बेहतर तरीके से ज्यादा टाइम लगा के रिवाइज करें। और दूसरा आपको क्या करना है इसको डील करने के लिए कि ऐसे जो इंटर रिलेटेड प्रोविजंस के बेसिस पे जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी जरूर से प्रैक्टिस करें। आप बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें या ना करें, बट जो क्वेश्चंस जो अलग अलग हम कह सकते हैं कि सेक्शन के इंटर रिलेशन से डील करता है, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर से करें। अच्छा, चौथा जो मैंने बहुत कॉमन मिस्टेक्स देखा बच्चों के एग्जाम पेपर में साहब, वो है फॉरगेटिंग डेट्स या फिर लिमिट्स इन एग्जाम्स या फिर राइटिंग इनकरेक्ट डेट्स और लिमिट्स। और इवन आपको जान के हैरानी होगी कि बहुत बार क्या होता है कि आपको जो है आप ये एग्जाम में भूल जाते हैं कि आप बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज्ड रिटर्न या अपडेटेड रिटर्न आप कब तक फाइल कर सकते हैं, मतलब लास्ट डेट टू फाइल द बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज्ड रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न। अच्छा, इसी तरीके से लास्ट डेट अप टू विच सर्टेन नोटिसेस कैन बी इशूड या असेसमेंट कैन बी मेड, या इसी तरीके से 80, इवन मैंने तो साहब 1-2 पेपर ऐसे देखे जहां पे बच्चों ने 87A का रिबेट गलत से दिया हुआ था। मींस लिमिट अप टू विच रिबेट अंडर सेक्शन 87A अलाउड, मतलब 87A का रिबेट कब कब अलाउड है और कितनी आपकी इनकम की लिमिट होगी तब अलाउड है। बच्चों ने यहां गलती की हुई थी। और साहब चैप्टर 6 से डिडक्शंस की लिमिट जो कि बहुत कॉमन है और हम फाउंडेशन से पढ़ते आ रहे होते हैं एक तरह से, तो यहाँ भी बच्चे गलती करते हैं। तो डियर इन वाले लिमिट्स को और जितने भी डेट्स हैं उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें, क्योंकि आप जितना रिवाइज करेंगे लिमिट्स को और डेट्स को उतना ज्यादा बेहतर तरीके से आप एग्जाम में उसे रिकॉल कर पाएंगे। और फाइनली जो बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती करते हैं वो होते हैं साहब कैलकुलेशन एरर। सर जी क्या बात कर रहे हो, कैन यू बिलीव? हाँ साहब, कैलकुलेशन एरर। इसी तरीके से साहब फॉरगेटिंग टू ऐड सरचार्ज, सरचार्ज लगाना भूल जाते हैं बच्चे, या अगर सरचार्ज लगा भी दिया तो आपको पता है डियर अलग अलग प्रकार की इनकम के लिए सरचार्ज का रेट वेरी करता है, वहां पे अलग अलग रेट की जो सरचार्ज के होते हैं वहां पे गलती कर जाते हैं बच्चे, या फिर इनकम की क्लबिंग करने में गलती कर जाते हैं। तो अगेन ये बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं स्लिम मिस्टेक्स। और एग्जाम में साहब ऐसी गलतियां, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि हमें जो है वो पेपर नहीं आ रहा होता। और ये गलतियां क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ द नर्वसनेस, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन एग्जाम। तो डियर इन गलतियों को डील करने के लिए आपको ना तो ज्यादा रिवाइज करना है ना आपको पढ़ाई करनी, बिकॉज एवरीथिंग यू हैव ऑलरेडी डन। इनको कैसे डील करेंगे? इनको डियर आपको अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखना पड़ेगा इन दी एग्जाम। क्रिकेट में आप अक्सर सुनते होंगे कीप कंट्रोल ऑन योर नर्व्स, कीप कंट्रोल ऑन योर नर्व्स। इसी तरीके से एग्जाम में आपको अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, स्ट्रेस नहीं लेना एग्जाम में। अगर आप एग्जाम हॉल में स्ट्रेस लोगे डियर तो यही कैलकुलेशन एरर्स होंगे।
यही कैलकुलेशन एरर्स होंगे। इवन बच्चे साहब जो आपका ऑप्शनल रिजीम और डिफॉल्ट रिजीम की जो बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट है वहां बच्चे गलती कर देते हैं। सो बी अ बिट केयरफुल, डोंट टेक स्ट्रेस इन एग्जाम, डोंट टेक टू मच स्ट्रेस इन एग्जाम। और इवन अगर जो है वो पेपर अगर लेट से बहुत हार्ड लेवल का भी आया है तो हमेशा याद रखें, अगर पेपर हार्ड है तो वो आपके लिए थोड़ा ना, वो पूरे इंडिया के लिए। इवन इंडिया के बाहर भी जहाँ सीए के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी वही पेपर का लेवल। सो अगर पेपर हार्ड आया साहब तो आपको पता है मार्किंग विल बी इजी। सो इवन इफ द पेपर इज वेरी हार्ड, डोंट टेक स्ट्रेस एंड डोंट बी इन हरी। तो ये जो गलतियां होती हैं जैसे कैलकुलेशन एरर, सरचार्ज ऐड करना भूल गए साहब, या गलत रेट पे सरचार्ज लगा दिया, या जो है वो क्लबिंग करनी भूल गए, या इनकम का सेट ऑफ किसी और इनकम से कर दिया जो नहीं होना चाहिए था। सो दीज आर द वेरी, हम कह सकते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स, जो कि बहुत हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से मार्क्स का बहुत ज्यादा लॉस होता है। सो इनको डील करने का एक ही तरीका है डियर, बी कूल एंड काम इन द एग्जाम हॉल, और हरी में ना रहें। ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम हॉल से बाहर निकल के कोई फ्लाइट पकड़नी है साहब तो जितना जल्दी बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं करना। सो डियर, इन चीजों का ध्यान रखें, इन चीजों का ध्यान रखें, यू विल गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम। सबको बाय बाय।